खाने के खलनायक नहीं बचेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीरी। रोटी में थूक, जूस में थूक, यूपी में अब ये सब बहुत हुआ। सीएम योगी ने आज इस थूक जिहाद के खिलाफ स्ट्राइक का ऐलान कर दिया है। यूपी में अब होटल और ढाबों में बहुत जल्द मालिक और मैनेजर के नाम लिखे दिखेंगे। सीसीटीवी लगाने का भी आदेश हो गया है। रुक जा। तंदूर से निकलती रोटियों पर थूक, और मशीन से निकाले जाने वाले जूस में थूक, और तो और यूरिन मिलाकर पिलाया जा रहा जूस। एक के बाद एक सामने आ रही ऐसी ही तस्वीरों के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त हिदायत देते हुए कहा है कि जूस, दाल और रोटी जैसी खाने पीने की चीजों में गंदगी मिलाना विभत्स, ये सब मंजूर नहीं होगा। इसीलिए अब पूरे यूपी में खाने पीने की दुकानों, होटलों और ढाबों के लिए योगी सरकार ने नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं, जिसके तहत होटलों और ढाबों के बाहर अब मालिक और मैनेजर को अपना नाम लगाना होगा। जो जीएसटीएन में नंबर है, सारी चीज़ें उसमें डिटेल होती है, और ये केवल और केवल आम लोगों को प्रताड़ित किया जाएगा, परेशान किया जाएगा, और पुलिस फिर इन लोगों का दोहन करेगी, इनको प्रताड़ित करेगी। लेकिन इसके पहले रेस्टोरेंट में या ढाबे पे जो खाना बिक रहा था या जो वहाँ पे हाइजीन नहीं था, साफ सफाई नहीं थी या कैमरे नहीं लगे थे, तो जिम्मेदारी भी तो सरकार की थी। खाने पीने की दुकानों और होटलों के लिए योगी सरकार की नई गाइडलाइंस के मुताबिक सभी दुकानों और ढाबों में बिकने वाली खाने पीने की चीजों की जांच होगी। कर्मचारियों और स्टाफ का पुलिस वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य होगा। शेफ हो या वेटर बिना मास्क और ग्लव्स लगाए काम नहीं करेंगे। सभी दुकानों और होटलों में सीसीटीवी कैमरे लगाने भी जरूरी होंगे। और सबसे बड़ी बात, खाने पीने की चीजों में गंदगी मिलाने की शिकायत मिली तो मालिक के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सितंबर के महीने में ही यूपी के 4 शहरों गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, बागपत और शामली से रोटी और जूस में थूकने के अलावा यूरिन मिलाने की घटना सामने आ चुकी है, जिसके बाद योगी सरकार ने ये कदम उठाया है। सवाल ये कि क्या इससे खान पान में गंदगी फैलाने वालों पर लगाम लगेगी? बदलापुर कांड के आरोपी की एनकाउंटर में मौत के बाद महाराष्ट्र की राजनीति गर्मा गई है। एनकाउंटर पर विपक्ष सवाल उठा रहा है कि आरोपी अक्षय शिंदे को मारकर कहीं बदलापुर कांड से जुड़ा हुआ कोई सच छिपाने की कोशिश तो नहीं हो रही है। ये उसी बदलापुर स्टेशन की तस्वीर है जहां 20 अगस्त को 2 बच्चियों से यौन शोषण की घटना सामने आने के बाद नाराज लोगों ने पटरी पर उतरकर चक्का जाम कर दिया था। लेकिन एनकाउंटर में यौन शोषण के आरोपी की मौत के बाद आज उसी बदलापुर में लोगों ने पटाखे फोड़े और स्टेशन पर मिठाई बांटकर जश्न मनाया, क्योंकि सत्ता पक्ष के मुताबिक एनकाउंटर में अक्षय की मौत का मतलब पीड़ित परिवार के लिए इंसाफ है। महाराष्ट्र पुलिस का जो हौसला है उसको तोड़ते हुए ये पूरे विपक्ष के लोग इसको फेक कर रहे हैं। ये फेक नहीं है, और अगर फेक है भी तो इसके ऊपर इतना बड़ा भी तमाशा नहीं होना चाहिए। ये एनकाउंटर कल शाम 5:30 बजे से 6:30 बजे के बीच हुआ। इसकी जानकारी एबीपी न्यूज को सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर संजय शिंदे ने दी। हम थाने की तरफ जा रहे थे। वैन में लगभग 6:15 बजे आरोपी अक्षय शिंदे अचानक एपीआई नीलेश मोरे के कमर से पिस्तौल खींचने लगा। आरोपी अक्षय शिंदे कह रहा था, मुझे जाने दो। हाथापाई में एपीआई नीलेश मोरे की पिस्तौल लोड हो गई और एक गोली एपीआई नीलेश मोरे की बाईं जांघ में जा लगी और वो गिर गया। उसी समय आरोपी अक्षय शिंदे ने एपीआई नीलेश मोरे की पिस्तौल अपने कब्जे में ले ली और हम पर गुस्से से चिल्लाने लगा, अब मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद आरोपी अक्षय शिंदे ने मेरी और पुलिस हवलदार हरीश तावड़े की ओर अपनी पिस्तौल तान दी और 2 गोलियां चला दी। हम पर जान से मारने की नीयत से गोलियां चलाई। अपनी और अपने साथियों की आत्मरक्षा के लिए अपनी पिस्तौल से 1 गोली चलाई, जिसमें तुरंत ही आरोपी अक्षय शिंदे गिर पड़ा। लेकिन बदलापुर कांड के आरोपी अक्षय शिंदे के एनकाउंटर से जुड़ी जो थ्योरी पुलिस पेश कर रही है वो विपक्ष को रास नहीं आ रही। जो भी कल घटना घड़ी है उसमें काफी सारे प्रश्न हैं। पहला प्रश्न यही है कि क्या आपटे को बचाने के लिए ये एनकाउंटर या खून या जो भी हो वो हुआ है। अक्षय का परिवार एनकाउंटर को लेकर सवाल उठा रहा है और सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। ये झूठ बोल रहे हैं उन लोग झूठ बोल रहे हैं।
उन लोग पैसा खाए और मेरा बच्चे को मार दिया। परिवार और विपक्ष के इन्हीं आरोपों और सवालों के बाद अब सरकार ने अक्षय के एनकाउंटर की जांच सीआईडी को सौंप दी है। इधर यूपी में समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए 2 नेताओं को नकली नोट के कारोबार के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। नेता धंधा तो इलायची का करता था, लेकिन उसका असली काम जाली नोटों का नेटवर्क चलाना था। कुशीनगर की पुलिस ने 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अपने सामने जाली नोट और अवैध हथियारों की मानव प्रदर्शनी लगा रखी है। आगे जाली नोट, अवैध हथियार, कारतूस, बम, मोबाइल और पैसे सजा कर रखे गए हैं और पीछे वो आरोपी खड़े हैं जिनके ठिकानों से ये सब कुछ बरामद किया गया है। नकली नोटों के सौदागरों की ये कहानी पूर्वांचल के कुशीनगर की है, जहां समाजवादी पार्टी के नेता और इस गैंग के सरगना रफीक खान समेत 10 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये सभी जो शातिर बदमाश हैं, इन सभी पे गैंगस्टर की भी कार्रवाई की जाएगी। इनके जो संपत्ति है, जो अवैध संपत्ति, उसको भी कुर्क किया जाएगा। एबीपी न्यूज को रफीक खान उर्फ बबलू की कई तस्वीरें मिली हैं। कुछ पोस्टर हैं जिसमें वो समाजवादी पार्टी का गुणगान कर रहा है, तो कुछ तस्वीरें ऐसी हैं जिसमें वो अखिलेश यादव के साथ दिख रहा है। बबलू समाजवादी पार्टी के संगठन लोहिया वाहिनी का राष्ट्रीय सचिव है, जो कि कहने को कारोबार तो इलायची का करता था, लेकिन इसकी आड़ में चला रहा था नकली नोटों का अवैध कारोबार। इस गैंग के पास से 5,62,000 रुपए के नकली नोट मिले हैं। 4 सुतली बम, 10 देसी तमंचा, 30 जिंदा कारतूस भी पुलिस को मिले हैं। 13 मोबाइल, 26 सिम, 10 फर्जी आधार कार्ड और 10 एटीएम कार्ड बरामद किए गए। पुलिस ने लैपटॉप और 2 लग्जरी गाड़ी भी जब्त की है। पुलिस को जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक नेपाल के रास्ते जाली नोटों का धंधा चल रहा था। ये भी पता चला है कि वो सांस्कृतिक प्रकोष्ठ में भी था और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का करीबी था। तो अखिलेश यादव जी बताएं कि कौन सी सांस्कृतिक गतिविधि चलाते थे रफीक खान के साथ मिलकर। लेकिन समाजवादी पार्टी योगी सरकार की पुलिस पर ही सवाल उठा रही है। जब पुलिस जाति, धर्म, दल देख के कार्रवाई करती है तो हम लोग सवाल उठाते हैं, और जब भी ऐसी परिस्थितियां होंगी तो सवाल उठाए जाएंगे। जो जिस पे आरोप लगा है वो अपना पक्ष रखेगा और जो वैधानिक कार्रवाई होगी वो होनी चाहिए। पुलिस ने जिन 10 लोगों को गिरफ्तार किया है उनमें से एक रफीक खान मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, तो दूसरा नौशाद समाजवादी पार्टी के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का उपाध्यक्ष। फिलहाल पुलिस इस गैंग के नेटवर्क का पता लगाने में जुट गई है। शुरुआती जांच में ये बात पता चली है कि गिरफ्तार आरोपी पहले आर्थिक रूप से बहुत मजबूत नहीं थे, लेकिन पिछले कुछ सालों में इन्होंने अकूत संपत्ति जमा कर ली। माना यह जा रहा है कि जाली नोटों के जाल से इन्होंने अपने पूरे काले साम्राज्य को खड़ा कर लिया। देखिए, हरियाणा में सरकार बनाने के लिए बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि वो अपने दम पर सरकार बनाएंगे, लेकिन दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल का दावा यह है कि उनके बिना हरियाणा में कोई सरकार बना ही नहीं सकता। इस पर इंडिया गठबंधन के नेता ही सवाल खड़े कर रहे हैं। केजरीवाल के नाम पर एक खाली कुर्सी अपने पास रखकर आतिशी दिल्ली सरकार चला रही हैं। तो अरविंद केजरीवाल हरियाणा में लगातार रोड शो के जरिए प्रचार और पार्टी को जिताने की अपील कर रहे हैं। आज लोग मेरे से पूछते हैं आपकी सरकार बन रही है क्या? मैं कहता हूं हमारे बिना भी सरकार नहीं बन रही आज हरियाणा। जो भी सरकार बनेगी आम आदमी पार्टी के समर्थन से बनेगी। केजरीवाल लोकसभा चुनाव में भी बड़े बड़े दावे करते थे, लेकिन ना तो दिल्ली में एक सीट मिली, ना ही हरियाणा में। पंजाब में भी सरकार होते हुए प्रदर्शन खराब रहा। अब दिल्ली की कुर्सी खाली करने के बाद हरियाणा में जोर लगा रहे हैं और किंग मेकर बनने का दावा कर रहे हैं। सवाल ये कि 90 सीटों वाली हरियाणा में क्या वाकई केजरीवाल किंग मेकर बनकर उभरेंगे, जबकि इंडिया गठबंधन के उनके साथी कह रहे हैं कि हरियाणा की जनता को केजरीवाल में कोई दिलचस्पी नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि हरियाणा में वो किंग मेकर की भूमिका में है। जहाँ दूर दूर तक उनको कोई आम आदमी को ढूंढते नहीं मिलते हैं, तो उनके बारे में क्या आप हरियाणा में सवाल पूछ रहे हैं? कोई मतलब नहीं इस बात का। हरियाणा में आम आदमी पार्टी की कोशिश कांग्रेस से गठबंधन की थी, लेकिन सीटों को लेकर बात नहीं बन पाई और फिर आपने सभी 90 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए। कास्ट कॉम्बिनेशन को देखें तो केजरीवाल के प्रचार से ग्रामीण इलाकों में कांग्रेस और शहरों में बीजेपी को नुकसान हो सकता है। बीजेपी और कांग्रेस को अलग रखें तो आम आदमी पार्टी, INLD BSP गठबंधन, JJP ASP गठबंधन लगभग सभी सीटों पर मैदान में है।
इनके अलावा कुछ सीटों पर निर्दलीय भी मजबूत हैं। ऐसे में अगर बहुमत का गणित गड़बड़ाया तो कोई शक नहीं कि छोटे दल बड़ा रोल प्ले करेंगे। हरियाणा की राजनीति में ऐसा होता रहा है। देखिए, महाराष्ट्र चुनाव को लेकर सभी खेमों में जीत की रणनीति बन रही है। गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी कार्यकर्ताओं को विजय मंत्र देने के लिए नागपुर पहुंचे हैं। कुल 4 सेशन में अलग अलग इलाकों के कार्यकर्ताओं से बात करेंगे। शाम को गृह मंत्री अमित शाह नागपुर पहुंचे तो हल्की बारिश हो रही थी और एयरपोर्ट पर छाता लेकर पार्टी के नेताओं ने उनका स्वागत किया। छाता हाथ में लेकर ही गृह मंत्री आगे बढ़े, कार्यकर्ताओं का अभिवादन किया और फिर बैठक के लिए निकल गए। गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के दौरे पर महाराष्ट्र पहुंचे हैं। यहां वो 4 अलग अलग बैठकों में हिस्सा लेंगे। इस दौरान विदर्भ और मराठवाड़ा के अलावा उत्तर और पश्चिम महाराष्ट्र के कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। अमित शाह का दौरा कितना अहम है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वो हरियाणा और जम्मू कश्मीर का प्रचार छोड़कर महाराष्ट्र में कार्यकर्ताओं को मंत्र देने पहुंच गए। महाराष्ट्र में वैसे तो बीजेपी का शिवसेना और एनसीपी से गठबंधन है, लेकिन चुनाव के लिए तीनों दल अपने अपने हिसाब से तैयारी कर रहे हैं। अभी महायुति में सीटों का बंटवारा फाइनल नहीं हुआ है। एबीपी न्यूज से बात करते हुए डिप्टी सीएम और एनसीपी के प्रमुख अजित पवार ने कहा है कि जल्द इस पर फैसला हो जाएगा। सब कुछ क्या हमारा जल्दी तय हो जाएगा। मुझे भी कोई डेडलाइन आप रख रहे हैं कि काम करने के लिए भी समय चाहिए? सुनो ना गणेश जी, इस दफा हमें तीनों को ऐसा लगता है जल्दी हो, क्योंकि पिछले दफा जब लोकसभा का कैंडिडेट का फॉर्म भरने की डेट कल खत्म होने वाली थी और आज कैंडिडेट डिक्लेयर किया, उसका नुकसान तो हुआ आपको? बहुत नुकसान हुआ। महाराष्ट्र के महासंग्राम के लिए हर गठबंधन और हर दल अपनी अपनी तैयारियों को धार देने में लगा है। बीजेपी नेताओं की आक्रामक बयानबाजी को मुद्दा बनाकर ओवैसी की पार्टी एमआईएम ने कल मुंबई कूच करने की कोशिश की। हजारों की भीड़ थी, लेकिन पुलिस ने ठाणे में बॉर्डर पर ही रोक दिया। जहां तक महाविकास आघाड़ी के स्ट्रेटेजी का सवाल है तो सूत्र ये बताते हैं कि महाविकास आघाड़ी में सीटों का फाइनल बंटवारा हो चुका है। उद्धव की शिवसेना 100 सीट, कांग्रेस 100 सीट और शरद पवार की पार्टी 84 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि 4 सीट छोटी पार्टियों के लिए छोड़ी जाएगी। इधर बिहार के मंत्री अशोक चौधरी का सोशल मीडिया पोस्ट विवादों में घिर गया है। विपक्ष इसे जेडीयू के अंदर विद्रोह बता रहा है तो सत्ता पक्ष में भी पोस्ट को लेकर खलबली है। हालांकि अशोक चौधरी ने सफाई देकर इस मामले को सुलझाने की कोशिश की है, लेकिन लगता नहीं कि बात बन पाई है। तस्वीर नंबर 1, तस्वीर नंबर 2 और तस्वीर नंबर 3। ये तीनों तस्वीरें ज्यादा नहीं थोड़ी पुरानी जरूर हैं, लेकिन तीनों में एक बात जो कॉमन है वो है नीतीश कुमार और अशोक चौधरी की बॉन्डिंग। तीनों तस्वीरों में नीतीश अशोक चौधरी से काफी सहज और अपनेपन के भाव में दिख रहे हैं, लेकिन इसी अपनेपन पर एक सोशल मीडिया पोस्ट ने सवाल उठा दिए हैं। पोस्ट सुबह 8:32 का है, जो मंत्री अशोक चौधरी ने अपने एक्स हैंडल पर किया है। लंबे चौड़े पोस्ट में अशोक चौधरी ने छोड़ दीजिए शब्द का जिक्र 10 बार किया है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि अशोक चौधरी ने टारगेट किसको किया है। जो एक ट्वीट आया है बिहार सरकार के माननीय मंत्री जी का, उस ट्वीट के बाद जेडीयू के अंदर घमासान हो गया है। ये तो अभी ट्रेलर है, असली फिल्म तो अभी बाकी है। इस पोस्ट की खबर सीएम निवास पहुंची तो अशोक चौधरी तलब किए गए। 1.5 घंटे की मुलाकात के बाद बाहर निकले तो सफाई दी और कहा कि अच्छा लगा था इसलिए लिख दिया। मित्र ने हमें भेजा था, हमें लगा कि अच्छा है, हमने डाल दिया। कोई ऐसा कोई नथिंग पॉलिटिकल। कोई नाराजगी भी है क्या पार्टी से? कोई काहे की नाराजगी रहेगी? नेता प्यार करते ही हैं, हम नेता को प्यार करते हैं, इसके अलावा और हमको बाकी से क्या मतलब है? सवाल ये कि बात इतने तक ही है या फिर अंदर कुछ और चल रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जेडीयू के अंदर कई गुट पहले से बने हैं। कई बार अशोक चौधरी अपने बयानों की वजह से चर्चा में पहले भी रहे हैं। फिलहाल इस वायरल पोस्ट ने बिहार में नई चर्चा शुरू कर दी है। सच्चाई क्या है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन अटकलबाजियां शुरू हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। हाईकोर्ट के एक आदेश से वहां की सियासत का पारा इस वक्त चढ़ गया है। मुडा लैंड स्कैम केस में कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया की याचिका रद्द कर दी गई। बीजेपी अब कर्नाटक के मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग कर रही है। सिद्धरामैया
तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। जमीन के एक टुकड़े की वजह से कर्नाटक के मुख्यमंत्री संकट में घिर गए हैं। मामला मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण यानी MUDA से जुड़ा है। 2004 में सीएम सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती ने 3.14 एकड़ जमीन खरीदी। इस जमीन को अवैध रूप से अधिग्रहित करने का आरोप है। मुडा स्कैम में बीजेपी लगातार सदन से लेकर सड़क तक प्रदर्शन कर रही थी। मामला आगे बढ़ा तो कर्नाटक के गवर्नर थावरचंद गहलोत ने सिद्धारमैया के खिलाफ मामला चलाने की अनुमति दे दी। इसी फैसले के खिलाफ मुख्यमंत्री सिद्धारमैया हाईकोर्ट पहुंचे थे। सिद्धारमैया ने अपनी याचिका में भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 17A BNSS की धारा 218 के तहत दी गई जांच की अनुमति पर सवाल उठाया। सिद्धारमैया ने कहा कि धारा 17A अधिकारियों के निर्णय से संबंधित अपराधों की जांच के लिए है। जांच आदेश बिना उचित विवेचना के जारी किया गया, जो संवैधानिक सिद्धांतों के खिलाफ है। संविधान के अनुच्छेद 163 के तहत मंत्रिपरिषद की सलाह लेना बाध्यकारी है। लेकिन हाईकोर्ट ने सिद्धारमैया की इन दलीलों को नहीं माना और कहा कि याचिका में बताए गए तथ्यों की जांच करने की जरूरत है। इसी पॉइंट पर हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। तो राज्य उच्च न्यायालय मुख्यमंत्री की याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। न्यायाधीश ने कहा कि कानून की नजर में सब बराबर हैं। इस समय मैं सीएम सिद्धारमैया जी से इस्तीफे की मांग करता हूँ। बीजेपी की घेराबंदी के खिलाफ पूरी कांग्रेस सिद्धारमैया के साथ खड़ी है। There is no question. My chief minister has not done anything wrong. He is not involved with any scam. It is a political conspiracy by the BJP. We stand by him. We see this as a playbook. What happened in Jharkhand, what happened in Delhi, we are seeing that in Karnataka as well. BJP might have the governor of Karnataka with them. We have Baba Saheb Ambedkar's constitution with us. सिद्धारमैया सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ डबल बेंच के सामने अपील कर सकते हैं। अगर डबल बेंच याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लेती है तो सिद्धारमैया को कुछ राहत मिल सकती है, नहीं तो कुर्सी खतरे में भी पड़ सकती है। तिरुपति लड्डू विवाद को लेकर साउथ के दो सुपरस्टार सोशल मीडिया पर आमने सामने आ गए हैं। बात सेक्युलरिज्म तक पहुंच गई। नोकझोंक इतनी बढ़ गई कि आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम और साउथ फिल्मों के स्टार पवन कल्याण ने अभिनेता प्रकाश राज पर तंज कसते हुए कहा है कि अगर किसी दूसरे धर्म में ऐसा होता तो बहुत बड़ा आंदोलन हो जाता। प्रकाश राज को చెప్తా ఉన్నాను, నాకు మీరంటే గౌరవం. I have extreme respect for you. కానీ when it comes to secularism, ప్రకాష్ రాజ్ గారు, it is a two way, not one way. నేను ఇప్పుడు విదేశాల్లో షూటింగ్ లో ఉన్నాను. 30వ తారీఖు తర్వాత వచ్చి మీ ప్రతి మాటకి సమాధానం చెప్తాను. तिरुपति मंदिर के प्रसाद का विवाद अब पवन कल्याण वर्सेस प्रकाश राज बनता जा रहा है। प्रकाश राज आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम को सेक्युलरिज्म का पाठ पढ़ा रहे हैं, तो पवन कल्याण सनातन की शुद्धता और रक्षा के मुद्दे पर सवाल पूछ रहे हैं। I have extreme respect for you. You know that. Secularism is always two way, it is not one way. साउथ के दोनों सुपरस्टार्स के बीच ये विवाद 20 सितंबर को शुरू हुआ। उस दिन पवन कल्याण ने सुबह 8:36 पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया। पवन कल्याण ने मामले पर दुख जताते हुए लिखा, शायद अब राष्ट्रीय स्तर पर एक सनातन धर्म रक्षण बोर्ड बनाने का समय आ गया है, जो पूरे भारत में मंदिरों से संबंधित मुद्दों पर नजर रखे। पवन कल्याण के इस पोस्ट के 9 घंटे बाद 20 सितंबर को ही नेपाल में फिल्म की शूटिंग कर रहे अभिनेता प्रकाश राज ने टिप्पणी की। प्रकाश राज ने सोशल मीडिया पर लिखा, डियर पवन कल्याण, ये उस राज्य में हुआ है जहां आप उप मुख्यमंत्री हैं। प्लीज जांच कीजिए, दोषियों को ढूंढिए और कड़ी कार्रवाई कीजिए। आप इस मुद्दे को सेंसेशनल क्यों बना रहे हैं और इसे राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा क्यों बनाना चाहते हैं? देश में पहले ही बहुत सामुदायिक तनाव है, केंद्र में बैठे आपके दोस्तों की कृपा से। पवन कल्याण इस ट्वीट का जवाब देते उससे पहले 21 सितंबर को तेलुगु एक्टर विष्णु मंचू ने प्रकाश राज की टिप्पणी पर नाराजगी जताते हुए लिखा, उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने कड़ी जांच और एक्शन की मांग उठाई है ताकि ऐसी पवित्र परंपराओं की रक्षा हो सके। जब आप ये मुद्दा उठा रहे हैं तो ये सोचना चाहिए कि इसमें सामुदायिक रंग कहां घोला जा रहा है। देखना होगा कि सनातन पर साउथ के दो सुपरस्टार्स की लड़ाई क्या मोड़ लेती है।
धर्मनिरपेक्षता शब्द को लेकर सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया है और विवाद की वजह है तमिलनाडु के गवर्नर। एक कार्यक्रम के दौरान तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि ने कहा है कि धर्मनिरपेक्षता एक यूरोपीय अवधारणा है जो चर्च और राजा के बीच संघर्ष के बाद विकसित हुई, जबकि भारत एक धर्म केंद्रित राष्ट्र है। इसीलिए यह संविधान का हिस्सा नहीं था, बल्कि इसे आपातकाल के दौरान एक असुरक्षित प्रधानमंत्री ने जोड़ा था। देश के लोगों के साथ बहुत धोखाधड़ी की गई है, उनमें से एक धर्मनिरपेक्षता की गलत व्याख्या है। इमरजेंसी के वक्त इंदिरा गांधी देश की पीएम थी, राज्यपाल रवि ने उन पर भी निशाना साधा है। अब इसको लेकर विपक्ष के नेता सवाल उठा रहे हैं। माफ कीजिए अगर मैं ये बात कहूँ कि फ्रॉड तो गवर्नर ही कर रहे हैं, इस मायने में कर रहे हैं। मैं फ्रॉड शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ, उन्होंने उसी कॉन्स्टिट्यूशन पर शपथ ली होगी ना एज अ गवर्नर, जिस कॉन्स्टिट्यूशन का एक आंतरिक हिस्सा सेक्युलरिज्म है, केवल शब्द में नहीं। ये तो पूरे तौर पर यही कहना चाह रहे हैं जो आरएसएस ने 1948 में कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन ही फॉरेन कॉन्सेप्ट है, हमें तो मनुस्मृति चाहिए इस देश को चलाने के लिए। और ऐसे शख्स को मोदी सरकार गवर्नर अपॉइंट करे, आप सोचिए। अब बात जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों की। जम्मू कश्मीर में कल दूसरे फेज की वोटिंग होनी है और वोटिंग को देखते हुए जम्मू कश्मीर में इस वक्त सिक्योरिटी काफी टाइट कर दी गई है। देखिए, कुल 26 सीटों पर 239 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला कल होगा। इसमें जम्मू रीजन की 11 सीटें हैं, कश्मीर रीजन की 15 सीटें हैं। जम्मू रीजन में 3 जिले हैं, रियासी, राजौरी और पुंछ। जबकि बात अगर कश्मीर रीजन की करें तो इसमें श्रीनगर, बडगाम और गांदरबल जिले शामिल हैं। ये देखिए, वोटिंग का पूरा नंबर गेम हम आपको समझा रहे हैं। जम्मू रीजन 3 जिले, कश्मीर रीजन 3 जिले, कुल 25,78,000 वोटर हैं। 3,502 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं और जिन प्रमुख उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होना है उनमें गांदरबल से उमर अब्दुल्ला हैं। ये वो उम्मीदवार हैं जो प्रमुख इस फेज के दिग्गज चेहरे हैं दूसरे दौर के। उमर अब्दुल्ला, नौशेरा से रविंद्र रैना, चन्नापोरा से अल्ताफ बुखारी, सेंट्रल शालतेंग सीट से तारिक अहमद कर्रा और माता वैष्णो देवी सीट से बलदेव राज शर्मा प्रमुख चेहरे हैं। सिरसा में आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल का रोड शो। पार्टी उम्मीदवार के पक्ष में किया प्रचार, कहा हरियाणा में हमारे बिना नहीं बनेगी किसी की सरकार। कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला का बड़ा बयान, कहा हरियाणा में मेरे साथ सैलजा और हुड्डा भी सीएम के दावेदार, कोई चौथा भी हो सकता है। अंबाला में चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस में आपसी कलह पर बोले केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर। दलित नेताओं के अपमान का लगाया आरोप, तीसरी बार बीजेपी सरकार बनाने का किया दावा। महाराष्ट्र के दौरे पर नागपुर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, विदर्भ की सीटों की करेंगे समीक्षा। बीजेपी नेताओं की बयानबाजी के विरोध में एमआईएम की बड़ी रैली, हजारों की भीड़ के साथ मुंबई कूच, रास्ते में पुलिस ने रोका। चुनाव तैयारियों की समीक्षा के लिए रांची में चुनाव आयोग ने मीटिंग की, राजनीतिक दलों से चर्चा। कल की वोटिंग के लिए जा रही पोलिंग पार्टी की गाड़ी पुंछ में दुर्घटनाग्रस्त, कई कर्मचारी घायल। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया के इस्तीफे की मांग को लेकर हुबली में बीजेपी का प्रदर्शन। जमीन अधिग्रहण विवाद में हाईकोर्ट से नहीं मिली कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया को राहत, कहा हाईकोर्ट का बयान पढ़ने के बाद मीडिया को जवाब दूंगा। बाराबंकी पहुंचे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति का अनावरण। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने अभिनेता सलमान खान से मुलाकात की, फिल्म के ट्रेलर की लॉन्चिंग का न्योता दिया। तिरुपति प्रसाद विवाद को लेकर विश्व हिंदू परिषद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, न्यायिक जांच की मांग। प्रसाद विवाद के बीच मुंबई के सिद्धि विनायक मंदिर का वीडियो वायरल, महाप्रसाद वाले लड्डुओं में दिखे एक साथ कई चूहों के बच्चे। विवाद बढ़ने पर मंदिर प्रशासन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रखा अपना पक्ष। तिरुमाला प्रसाद विवाद के बीच अब तिरुपति मंदिर के प्रसादम लड्डू में तंबाकू मिलने का दावा। वीडियो वायरल होने के बाद मंदिर प्रशासन ने किया दावे को खारिज। यूपी के आगरा में शिकायत दर्ज कराने पहुंचे बुजुर्ग की अचानक बिगड़ी तबीयत, बेहोश होकर गिरे। थाने में मौजूद सिपाही ने सीपीआर देकर बचाई जान।
यूपी के गाजीपुर में पटना के शराब तस्कर का एनकाउंटर। 1 लाख का इनामी बदमाश था। पुलिस मुठभेड़ में मारा गया सोनू उर्फ जाहिद। एसटीएफ टीम को देखते ही जाहिद ने चलाई थी गोली। प्रसाद विवाद के बाद अखाड़ा परिषद और संत समिति बड़े बदलाव की तैयारी में। देश भर के मंदिरों में सिर्फ इलायची दाना, मिश्री और सूखे मेवे का भोग लगाने पर विचार। बांग्लादेश के खिलाफ मुकाबले के लिए कानपुर पहुंची टीम इंडिया। 27 सितंबर को मुकाबला। बॉलीवुड अभिनेत्री उर्वशी रौतेला पहुंची केदारनाथ धाम। परिवार के साथ की पूजा अर्चना। भक्तों से 4 धाम यात्रा करने की अपील। इम्का अवार्ड्स 2024 के विजेताओं का किया गया सम्मान। ट्रॉफी और प्रमाण पत्र देकर किया गया सम्मानित। मीडिया जगत की नामी हस्तियां रही मौजूद। और चलिए इसी के साथ पब्लिक इंटरेस्ट में फिलहाल इतना ही। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।